नमस्ते दोस्तों मेरा नाम कोमल वर्मा है और आज से इस चैनल पर यह अभिषेक वर्मा का जो चैनल है इस पर आपको हिंदी का संपूर्ण कोर्स कराया जाएगा। दोस्तों आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए सीटेट हो, यूपी टेट हो, यूपीएससी, आरओ, एआरओ या फिर जैसा कि आप सबको पता होगा आगामी लेखपाल भर्ती जो कि आने वाली है, उन सभी के लिए हिंदी भाषा जानना, हिंदी व्याकरण जानना कितना ज़रूरी है। उसी के लिए मैं आप सबके लिए हिंदी का संपूर्ण कोर्स लेकर के आई हूँ। आज से आपको यहाँ पर पूरा कोर्स कराया जाएगा दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़ कापी पेन लेकर के जो ज़रूरी चीज़ें उनको नोट भी करते रहिए और बाकी परिचय तो मेरा आपका बाद में होता रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान ये शब्द फारसी भाषा के हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है कि हिंदी में सबसे ज़्यादा शब्द किस भाषा के हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये शब्द फारसी भाषा के हैं। जहाँ तक हिंदी शब्द के भारत के साहित्य में प्रयोग की बात है तो 13वीं सदी के प्रारंभ में भारत में एक फारसी कवि औफी हुआ करते थे। उन्होंने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। 16वीं सदी में जायसी ने भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया और 17वीं शताब्दी तक मुसलमान कवियों द्वारा हिंदवी और हिंदी दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। 18वीं सदी में जब अंग्रेजों का आगमन भारत में हुआ, जैसा कि आप लोग जानते होंगे अंग्रेज आए थे हमारे देश में, तब हिंदी को हिंदुस्तानी संज्ञा दी गई। संज्ञा यानी कि हिंदुस्तानी नाम देने की कोशिश की गई, किंतु भारतीय जनमानस के मन में उस समय तक हिंदी शब्द पूरी तरह से बैठ चुका था। इसलिए उन्होंने हिंदी के लिए हिंदुस्तानी शब्द नहीं बल्कि हिंदी शब्द ही स्वीकार किया। इस तरह से धीरे धीरे हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा बन गई। दोस्तों अब आइए संविधान की बात करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता होगा भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक हमारी मातृभाषा हिंदी का जिक्र किया गया है और इसकी लिपि देवनागरी रखी गई है। कभी कभी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में किससे किस तक हिंदी का प्रयोग किया गया है, तो 343 से 351 तक हिंदी का प्रयोग किया गया है, या फिर किस भाग में किया गया है तो भाग 17 में किया गया है। और हमारी जो 12 अनुसूचियां हैं उनमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में हिंदी को शामिल किया गया है। अब आइए इसके हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा मैंने इसको 4 भागों में बताया, 4 भागों में बांटा गया हिंदी साहित्य के इतिहास को। पहला है आदिकाल 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। दूसरा है भक्तिकाल 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। तीसरा है रीतिकाल 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। और चौथा है आधुनिक काल 1900 ईस्वी से अब तक। यानी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन 4 भागों में इसको बांटा गया है। फिर उनको भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। आदिकाल को कई भागों में बांटा गया है, जैसे चारण काल, पीर गाथा काल या फिर सिद्ध सामंत काल। और भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण को 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी संत काव्य धारा के विचार को मानने वाले लोग थे, जैसे नानक, कबीर, रैदास। कबीर के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर के निर्गुण स्वरूप को वो मानते थे, यानी ईश्वर के कोई रंग रूप को वो स्वीकार नहीं करते थे, बिल्कुल निर्गुण स्वरूप को मानते थे। इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस काल का नाम निर्गुण काल रखा गया। फिर प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा के लोग थे, जैसे जायसी। फिर आता है सगुण। सगुण में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति को मानने वाले में तुलसीदास प्रमुख थे और कृष्ण भक्ति सूरदास, रसखान और मीराबाई। मीराबाई के बारे में भी आप जानते होंगे, वो कृष्ण के अनन्य भक्त थी, कृष्ण को पति के रूप में पूजती थी। तो इस तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा गया है। और रीतिकाल, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध, इसको 3 भागों में बांटा गया। फिर आता है आधुनिक काल, जो 1900 ईस्वी से अब तक चला आ रहा, इसको 5 भागों में बांटा गया है।
भारतेंदु युग या नवजागरण काल, द्विवेदी युग या स्वच्छंदवाद युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग। इनमें छायावादी बहुत ही महत्वपूर्ण है। छायावादी युग के कई कवि थे, जैसे जयशंकर प्रसाद हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, मीराबाई हैं। इन्हीं के नाम पर छायावादी युग का नाम रखा गया था और हिंदी में इसको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तो ये हिंदी साहित्य का संक्षिप्त परिचय हो गया दोस्तों। बाकी कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में भी बीच बीच में आपको बताया जाता रहेगा। और हफ्ते में 2 दिन आपकी क्लासें चलेंगी, लेकिन अभी थोड़ी जल्दी जल्दी ये क्लास मैं लूँगी ताकि एग्ज़ाम आने तक आपका कोर्स पूरा हो सके। तो उसमें तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, शब्द विलोम या बहुत से शब्दों के लिए एक शब्द, ये आपका एक तरफ चलता रहेगा। बाकी आपको हिंदी व्याकरण के बारे में एक तरफ जानकारी दी जाती रहेगी। तो आप लोग कापी पेन लेकर बैठें दोस्तों, और जो ज़रूरी चीज़ें हों उसको नोट करते जाएं, क्योंकि कुछ बातें थोड़े दिन तक दिमाग में रहती हैं, फिर उसके बाद दिमाग से बाहर हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आपको सच में दिल से परीक्षा की तैयारी करनी है तो आप लोग नोट भी करते रहिए इसको। अब आइए तत्सम तद्भव के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं दोस्तों। तद्भव और तत्सम। तद्भव क्या है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, तद्भव शब्द तत् प्लस भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विकसित या उससे उत्पन्न। अर्थात जो भी शब्द संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं या कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे हाथ हैं, पैर हैं, इन सबको हम तद्भव कहते हैं। फिर तत्सम। तत्सम शब्द तत् प्लस सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उसके समान। अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं या ज्यों के त्यों प्रयुक्त हुए हैं, यानी सीधे ही संस्कृत से ले लिए गए हैं या थोड़े बहुत रूप परिवर्तन के साथ वो ले लिए गए, उनको हम तत्सम कहते हैं। तो आजकल तत्सम तद्भव हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो जरूरी है कि जो इम्पोर्टेंट तत्सम तद्भव वो भी आप लोग लिखते रहें हर दिन और उसको याद करते रहें। तो ये पहला तद्भव आप देख रहे हैं, अक्षर। अक्षर का तत्सम क्या हो जाता है, अक्षर। अक्षर शुद्ध होगा। और दूसरा है अफीम। अफीम का तत्सम क्या हो जाता है, अहिफेन। तो इसको आप लोग याद करते रहें। तो और बाकी बातें कल बताऊंगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही दोस्तों, काफ़ी है। ठीक है, इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और बाकी बातें आपको कल बताऊंगी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।